बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटे आप लोगों के? एंड वी आर डिस्कसिंग कैंसर एंड एंटी कैंसर ड्रग्स। और जैसा कि आप लोगों ने बताया कि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रही थी इस टॉपिक में और इतना आसानी से ये समझ नहीं आ रहा था। एंड डेफिनेटली दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने इसको इस प्रेजेंटेशन की फॉर्म में उसको इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। और देखते हैं कि अब ये क्या है कैंसर और एंटी कैंसर एजेंट्स जो हैं ये क्या हैं, जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब उसको ज़रा इजी वे में और मज़ीद फर्दर मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। लेट्स सी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें बच्चों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि कैंसर है क्या, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो कैंसर जितने के भी हैं, ऑल द कैंसर्स, all they are derived from single cell that have acquired the characteristic of continually dividing in an unrestrained manner and invading surrounding tissues। ठीक है ना। देखो, कैंसर एक एबनॉर्मल ग्रोथ है, यानी एक ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर ये है कि ये कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं, एक बात। और दूसरी बात ये कि ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, कंटिन्यूसली ये डिवाइड होते रहते हैं और इनका कंट्रोल मैकेनिज़्म ख़त्म हो जाता है। और दूसरी बात ये कि ये फिर जो इर्द गिर्द के टिश्यूज़ होते हैं, यानी कि जो सराउंडिंग टिश्यूज़ होते हैं, इन्वेडिंग टिश्यूज़, ये उनमें भी पेनिट्रेट करते हैं। तो ऐसे सेल्स जिनका जो कंट्रोल है ग्रोथ का, डिवीजन का, वो ख़त्म हो जाए, वो कंटिन्यूसली ग्रोथ करते रहें एंड दे ऑल्सो इन्वेड द सराउंडिंग टिश्यूज़, उनमें स्प्रेड होते रहें, इन्वेड होते रहें। उन इन्वेडिंग या स्प्रेडिंग को यहाँ पर हम कैंसर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें कि इस फिगर में यू कैन सी के दिखाया गया है ह्यूमन मेलानोमा सेल अंडरगोइंग द सेल डिवीजन, जो कि कंटिन्यूसली किस तरह से उनकी सेल होती है और इर्द गिर्द ये पेनिट्रेट भी करते रहते हैं, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि किसी सिंगल सेल से ही वो ड्राइव होते हैं और कंटिन्यूसली वो डिवाइड होते रहते हैं और साथ में जो इर्द गिर्द के टिश्यूज़ हैं उनमें वो स्प्रेड भी होते रहते हैं। वहाँ पर अब उस जगह तक वो रुकते नहीं हैं, एक बात, ठीक है। दूसरी बात कि कैंसर सेल बिहेव इन दिस एबनॉर्मल मैनर बिकॉज of changes in the DNA sequence of key genes which are known as cancer gene. Therefore, we say that all the cancers are the genetic diseases। ठीक है। जितने भी कैंसर्स हैं हम उनको जेनेटिक इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो एबनॉर्मल मैनर में इनकी जो ग्रोथ होती है उसका रीज़न क्या होता है कि जो डीएनए की सीक्वेंस होती है उनमें चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, उन जीन्स के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये सारा का सारा प्रॉब्लम कैंसर में होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है म्यूटेशन की, क्योंकि म्यूटेशन होता है डीएनए के लेवल पर कोई भी चेंज जिसकी वजह से फर्दर कैंसर हो सकता है ना, या कैंसर होता है। तो आपको म्यूटेशन के बारे में पता होना चाहिए कि क्योंकि आप कैंसर की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दो तरह का म्यूटेशन होता है, एक जर्म लाइन म्यूटेशन है और एक सोमैटिक म्यूटेशन है। जर्म लाइन म्यूटेशन का मतलब है कि अ चेंज इन डीएनए सीक्वेंस दैट कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम ईदर पेरेंट। सही है, ये तो हो गया जर्म लाइन म्यूटेशन। अच्छा, सोमैटिक म्यूटेशन क्या है बच्चों? चेंज इन डीएनए सीक्वेंस इन सेल अदर देन द स्पर्म और एग, ठीक है ना। यानी कि डीएनए की जो सीक्वेंस है वो किसी ऐसे सेल में अफेक्ट हो जो कि स्पर्म या एग नहीं है, कोई दूसरा सेल है। and this mutation is present in cancer cell and its offspring। ठीक है, कैंसर सेल में भी और ऑफस्प्रिंग में भी, बट नॉट इन द पेशेंट्स हेल्दी सेल। हेल्दी सेल में नहीं होती है, कैंसर सेल और उनके ऑफस्प्रिंग में ये ज़रूर होती है। तो ये दो तरह की म्यूटेशन हुई, जर्म लाइन म्यूटेशन एंड सोमैटिक म्यूटेशन। ओके, कैंसर जीन्स की मैंने बात की। कैंसर के जो जीन्स हैं वो दो में कैटेगराइज होते हैं। नंबर 1 ट्यूमर सप्रेसर जीन्स और नंबर 2 ऑन्को जीन्स, ठीक है।
ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो हैं ये वो जीन्स हैं जो कि नॉर्मल जीन्स होते हैं दैट स्लो डाउन द सेल डिवीजन, रिपेयर डीएनए मिस्टेक्स और टेल द सेल्स व्हेन टू डाई, अ प्रोसेस विच इज़ नोन एज एपोप्टोसिस और प्रोग्राम्ड सेल डेथ। पैथोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा एपोप्टोसिस के बारे में। एपोप्टोसिस बेसिकली प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है, जहाँ सेल्स की डेथ होनी होती है या जहाँ पर सेल्स अब नेसेसरी नहीं होते या जहाँ फर्दर जो रिपेयरिंग होनी होती है वो होती है। डीएनए की मिस्टेक्स हो गई, वो रिपेयर हो गई, गलती हो गई, वो ठीक हो गई। और प्रोसेस डिवीजन का जहाँ स्लो डाउन करना है वहाँ जो जीन्स काम कर रहे होते हैं उन जीन्स को ट्यूमर सप्रेसर जीन्स कहा जाता है। एज द नेम इंडिकेट दैट दे आर ट्यूमर सप्रेसर। तो डेफिनेटली कि जो ग्रोथ जो ज़्यादा होती है ये हमेशा उसको कंट्रोल करने के लिए होते हैं। और ये बात आपने याद रखनी है कि अगर ये जीन्स प्रॉपरली काम ना करें तो सेल्स कैन ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल और यही वजह है कि फिर कैंसर हो सकता है। ठीक है। जबकि जो दूसरे ऑन्कोजीन्स की हमने बात की, जो दूसरी तरह के जीन्स हैं, ऑन्कोजीन्स भी नॉर्मल सेलुलर जीन्स हैं और ग्रोथ कंट्रोल में ये भी इन्वॉल्व हैं। ठीक है। कैंसर उस वक्त होता है जब ये जीन्स जो हैं ये डिसरेगुलेटेड हो जाएं सच दैट दे आर इनअप्रोप्रिएटली एक्टिवेटेड, यानी कि ये प्रॉपर एक्टिवेट ना हो बल्कि इम्प्रॉपरली एक्टिवेटेड हो जाएं या इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग या वर्किंग ना हो, तो उसकी वजह से फिर कैंसर होता है। आप देखें हम पढ़ते हैं ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी में हम कैंसर्स ही पढ़ते हैं। ऑन्कोजीन्स क्या हैं? वो जीन्स हैं जो दरअसल कैंसर के जीन्स हैं विच आर लीडिंग टूवर्ड्स द कैंसर। ठीक है। तो ये वो बेसिक जीन्स हैं जो कि कैंसर्स में इन्वॉल्व हैं और आगे तुम लोगों को बच्चों ये बार बार टर्म्स जो हैं ये सुनने को मिलेंगी। आप लोग अगर बुक्स में पढ़ें या लेक्चर्स में पढ़ें तो ये उनको जीन्स की बात बार बार आएगी। ठीक है। मेरे ख्याल से ये वाली पॉइंट्स तुम लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे अब तक। ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कैंसर सेल्स की? जितने भी कैंसर के सेल्स हैं उनके कुछ खसूसियात हैं, कुछ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है। सो कैंसर इन्वॉल्व द डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल सेल। ये बात हम देख चुके हैं कि इसमें होता ही यही है कि जो एबनॉर्मल सेल्स हैं बेसिकली वही डेवलप होते रहते हैं। कैंसर सेल्स आर यूजुअली नॉन फंक्शनल। Cancer cell growth is not subject to normal body control mechanism. Cancer cells eventually metastasize to other organs via the circulatory and lymphatic system. जो बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड में मैंने आप लोगों को बताया कि इनकी इन्वेडिंग शुरू हो जाती है सराउंडिंग टिश्यूज़ में। वही वाली बात है कि ये इवन जैसे हम कहते हैं ना मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस का मतलब होता है स्प्रेड हो जाना, उसका फैल जाना। तो ये फैल जाते हैं फिर आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए और लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए बाकी के ऑर्गन्स में भी कैंसर के जो सेल्स होते हैं। तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कैंसर सेल्स की। और कार्सिनोजेनिक एजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, किस वजह से आमतौर पर ये कैंसर का मसला होता है, उसमें बहुत सारे रीज़न्स हैं जो मैंने आप लोगों को पहले भी लेक्चर्स में बताए थे कि आपके कोई केमिकल्स हो सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा फ़िज़िकल एजेंट्स हो सकते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस हो सकती हैं बहुत ख़तरनाक किस्म की, और कुछ वायरसेस जिनको हम ऑन्कोजेनिक वायरसेस कहते हैं, यानी जो ऑन्कोजीन्स में अल्ट्रेशंस कर दें या उनको इरेगुलरली एक्टिवेट कर दें। इस तरह के वायरसेस भी मौजूद हैं। तो आपका एनवायरनमेंट, आपके केमिकल्स, आपके फ़िज़िकल एजेंट्स, ख़तरनाक किस्म की शुआएँ और इस तरह के वायरसेस, ये सब जो हैं कैंसर का रीज़न हो सकते हैं। ठीक है। जो एनवायरमेंटल कार्सिनोजेंस हैं उसमें 80 to 90% ऑफ ऑल कैंसर्स आर रिलेटेड टू एनवायरमेंटल एजेंट्स, यानी डाइट, लाइफस्टाइल, वायरसेस एंड सेवरल एनवायरमेंटल एजेंट्स ऑफन एक्ट टुगेदर, जिसको हम कहते हैं कि को कार्सिनोजेनेसिस। ठीक है। मिल जाते हैं, एक साथ इम्पैक्ट पड़ जाता है। ठीक है। ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं कैंसर की तो आप लोगों को ये बात पता होगी कि तीन बहुत मेजर चीज़ें होती हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए। तीन, थ्री: सर्जरी,
अक्सर जो आपके सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं उनको हम सर्जरी करके रिमूव करते हैं, ठीक है। और रेडिएशंस, आपने ये भी देखा होगा, रेडिएशंस की जाती है सेल्स को किल करने के लिए, ताकि वो जो इर्द गिर्द के टिश्यूज़ हैं, लोकल या रीजनल टिश्यूज़ हैं, उनमें स्प्रेड ना हो, ठीक है। इसके अलावा कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी करते हैं हम उन सेल्स को किल करने के लिए जो कि थ्रू आउट बॉडी में लोकेट हुए हुए होते हैं, ठीक है। और यही वो चीज़ है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं कैंसर में अपनी कीमोथेरेपी को, ठीक है बच्चों। कि कीमोथेरेपी यानी जो आपकी ड्रग्स यूज़ हो रही हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए, वो बेसिकली जो थ्रू आउट द बॉडी जो आपके कैंसर सेल्स लोकेटेड हैं उनको किल करने के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर कोई सॉलिड ट्यूमर है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर ब्रेस्ट कैंसर हो जाए और बहुत ज़्यादा वो एनलार्ज हो जाए तो ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है, या ओवरी में है तो ओवरी को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद रेडिएशन की जाती हैं ताकि उन कैंसर्स को किल किया जा सके जो कि उनके इर्द गिर्द के टिश्यूज़ में फैले हुए हैं, मौजूद हैं वहाँ पर। और तीसरी बात ये कि फिर हम कीमोथेरेपी करते हैं ताकि जो सेल्स लोकेटेड हैं थ्रू आउट द बॉडी उनको भी किल किया जा सके, ठीक है बेटा। और ख़ास बात यहाँ पर आपको ये भी याद रखनी है कि जो आपकी एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स होती हैं, दे कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन नॉर्मल एंड कैंसरस सेल्स। ये जब मैंने आपको प्रिंसिपल्स पढ़ाए थे बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो वहाँ पर भी ये बात बताई थी कि हम जितनी भी एंटी कैंसर एजेंट्स डेवलप किए हुए हैं और करने जा रहे हैं, उनकी ख़ास बात उनकी सिलेक्टिविटी है। उनकी सिलेक्टिविटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रखती है हमारे लिए, और अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे पास एजेंट्स ऐसे नहीं हैं जो कि कैंसरस और नॉर्मल सेल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकें। और यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे पास, जिसकी वजह से बहुत सारे एडवर्स इफ़ेक्ट एसोसिएटेड हैं इन एंटी कैंसर एजेंट्स के साथ। अगर सिलेक्टिविटी हो कि सिर्फ उन्हीं सेल्स को वो टारगेट करें और आपके नॉर्मल सेल्स को अफेक्ट ना करें, तो ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होगा, और बहुत ही एक मेन स्टेज जो है कैंसर के ट्रीटमेंट का वो यही है कि इनकी सिलेक्टिविटी हमारे पास हो, ठीक है। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। और टाइप्स ऑफ नॉर्मल सेलुलर जीन्स दैट आर होमोलोगस टू ऑन्कोजीन्स, उसमें आपके ग्रोथ फैक्टर्स हैं, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स हैं, जी प्रोटीन्स हैं, काइनेजेस हैं, और जीन रेगुलेटरी फॉस्फोप्रोटीन्स हैं। ये सब के सब भी होमोलोगस हैं ऑन्कोजीन्स के लिए, और इस तरह से इनके लेवल पर भी अगर कोई चेंज आ जाए तो डेफिनेटली वो कैंसर को लीड कर सकता है। देखो, जनरल टॉक्सिसिटीज़ की अगर हम बात करें, ये चीज़ भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जनरली देखें जो बहुत फास्ट डिवाइडिंग सेल्स होते हैं वो एंटी कैंसर एजेंट से ही ज़्यादा टारगेट होते हैं, क्योंकि कैंसर क्या है, कैंसर भी एक रैपिडली ग्रोइंग एबनॉर्मल सेल्स हैं। when you treat those type of the cancerous cell with anti cancer agents और एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, तो जो आपके नॉर्मली जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल्स होते हैं उन पर भी उन एंटी कैंसर एजेंट्स का इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से एडवर्स इफ़ेक्ट हमारे सामने आते हैं। यही वजह है कि आप देखिए कि बोन मैरो सप्रेशन एक बहुत कॉमन मसला आता है हमारे एंटी कैंसर एजेंट्स के साथ, क्योंकि ब्लड सेल्स जितने भी हैं वो सारे के सारे बोन मैरो से डेवलप हो रहे होते हैं, और वो सब जब डिक्लाइन पे जाना शुरू होते हैं, यानी एनीमिया होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, ल्यूकोपीनिया होता है, तो उसकी वजह से एनीमिया का मसला ज़ाहिर है, आरबीसीज़ की काउंट कम हो गई, इन्फेक्शन होंगे अगर डब्ल्यूबीसीज़ की काउंट कम होगी, ब्लीडिंग हो सकती है क्योंकि प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगा। तो इन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक इम्पैक्ट आता है एंटी कैंसर ड्रग्स का, और ये इसका मेजर टॉक्सिक इफ़ेक्ट या एडवर्स इफ़ेक्ट हमारे सामने ड्रग्स का आता है, जो जनरली सभी के साथ एसोसिएटेड है। इसी तरह से जीआईटी डिस्टर्बेंसेस और अल्सरेशन, स्किन के अल्सर और एलोपेशिया, क्योंकि हमारे हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो भी बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे होते हैं, तो एलोपेशिया का मसला जो है, हेयर लॉस का मसला बहुत कॉमन आ जाता है, ठीक है।
और नोज़िया वॉमिटिंग बहुत ही कॉमन है होता है जितनी भी आपकी एंटी कैंसर एजेंट्स हैं उनके साथ, ठीक है। और ये स्टार्टिंग में वही बात बताई गई है बोन मैरो की और जीआई और स्किन के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, क्योंकि वहाँ ग्रोथ बहुत फास्ट होती है तो वहाँ पर इस तरह का मसला कॉमन होता है। ओके, ये देखो कुछ इम्पॉर्टेंट जो काइंड्स हैं कैंसर की वो कैसे हैं, इस फिगर से आप देख सकते हैं। इसमें आपको क्लियर नज़र आ रहा है फॉर ये कार्सिनोमाज हैं इस साइड पर, और ये ल्यूकीमियाज मेंशन किए गए हैं। कार्सिनोमाज में ये देखिए लंग में हो सकता है, ब्रेस्ट में हो सकता है वुमेन में, कोलोन कैंसर हो सकता है, ब्लैडर में हो सकता है, और प्रोस्टेट मैन में हो सकता है। और फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर और मेल में प्रोस्टेट कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है, और इन पर ही बहुत ज़्यादा रिसर्च जो है वो कंटिन्यूअली हो रही है टू फाइंड आउट डिफरेंट ऑप्शंस टू ट्रीट दीज वेरी वेरी कॉमन टाइप ऑफ द कैंसर्स in females as well as male. As far as the leukemias are concerned, so blood streams में different type of leukemias can occur. Different type of the lymphomas can occur that involve the lymph nodes. और नीचे आप देखें सार्कोमास हो सकते हैं जो कि फैट में हो सकता है, बोन में हो सकता है, मसल्स में हो सकता है. So these are the different kinds of cancers. एंड कुछ प्रीफिक्स यूज़ किए जाते हैं उन पर्टिकुलर कैंसर्स को इंडिकेट करने के लिए विच आर मैंशनड हेयर। फॉर एग्जांपल एडिनो इंडिकेट किया जाता है ग्लैंड के लिए, सिमिलरली कॉन्ड्रो कार्टिलेज के लिए इंडिकेट किया जाता है, इरेथ्रो रेड ब्लड सेल्स के लिए, और ब्लड वेसल के लिए हिमेंजियो, हेपेटो लिवर के लिए लिपो फैट के लिए, लिम्फो लिम्फोसाइट्स को इंडिकेट करता है, मिलानो पिगमेंट सेल्स को इंडिकेट करता है, माइलो जैसे अभी मैं माइलो सप्रेशन की बात करी थी तो बोन मैरो सप्रेशन की बात करी थी, मायो का मतलब मसल्स होता है, हम मायोकार्डियल बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रीफिक्सेस हैं जो आप लोग याद कर लीजिए, और इससे आपको आसानी रहेगी कि ये किन टर्मिनोलॉजीज़ की बात हो रही है, किन कैंसर्स की बात हो रही है। यहाँ पर देखो बच्चों, अब इस फिगर में तुम लोगों को क्लियरली नज़र आएगा कि ये जो रेड कलर में दिखाए गए हैं बेसिकली आपको, ये यहाँ पर इंडिकेट किया गया है आपके नॉर्मल सेल्स, और पिंक कलर में जो नज़र आ रहे हैं और ये जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं ये कैंसर सेल्स हैं। यू कैन सी हेयर डैट ये कितना फास्ट ग्रो कर रहे हैं ये कैंसर सेल्स, और नॉर्मल टिश्यूज़ को भी क्रॉस करते हुए उनको ओवरलैप कर रहे हैं, उनमें इन्वेडिंग करते चले जा रहे हैं, और फिर वहाँ से भी निकल कर कहाँ तक ये स्प्रेड होते जा रहे हैं। ये नॉर्मली कैंसर सेल्स जो हैं इस तरीके से ग्रो करते हैं, ये इनका ग्रोइंग मैकेनिज़्म होता है, आप लोग क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल और कैंसर सेल्स की जो डिवीज़न है वो किस तरह से डिफरेंट है आप यहाँ देख सकते हो। ये आपके नॉर्मल सेल्स हैं, ये देखिए नॉर्मल सेल्स, फिर मैं कलर चेंज कर लूँ, ये देखिए ये आपके नॉर्मल सेल्स हैं, और एंड हाउ दे आर डिवाइडिंग, ये देखें डिफरेंट सेल्स हैं, ये इस तरह एक प्रॉपर डिवाइड करते हैं। लेकिन जो कैंसरस के जो सेल्स होते हैं उनमें क्योंकि म्यूटेशन हो जाती है डीएनए या जीन के लेवल्स पर, उस म्यूटेशन की वजह से एक अनकंट्रोल्ड किस्म की ग्रोथ हमारे सामने आती है, या जो सेल डिवीज़न है वो बिल्कुल ही अनकंट्रोल्ड किस्म की आती है, एक प्रॉपर सेल वहाँ पर डिवीज़न होके नहीं बनता है। एंड यू कैन सी हेयर के इन्वेजन हो सकती है, कैंसर सेल्स ग्रो इनटू सराउंडिंग टिश्यूज़ एंड ब्लड वेसल्स। मेटास्टेसिस हो सकती है, मेटास्टेसिस का मतलब कि कैंसर सेल्स ट्रांसपोर्ट हो जाएं सर्कुलेटरी सिस्टम से जो दूर दूर बाकी के ऑर्गन्स हैं उनमें, ठीक है, उसे हम मेटास्टेसिस कहेंगे। इसके अलावा कैंसर सेल्स जो हैं वो री इन्वेड भी कर सकते हैं और किसी न्यू लोकेशन के ऊपर, और वहाँ पर जाकर भी ग्रो कर सकते हैं। तो कैंसर सेल्स में इन्वेजन भी हो सकती है, मेटास्टेसिस भी हो सकती है, और दोबारा से वो री इन्वेडिंग भी हो सकती है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ओके। इसी तरह से दो टर्म बहुत कॉमन कैंसर के केस में जब हम पढ़ते हैं, ट्यूमर्स के केस में अक्सर ट्यूमर्स को जब आइडेंटिफाई भी करवाया जाता है तो सबसे पहले ये मालूम करवाया जाता है कि क्या वो मैलिग्नेंट है या वो बेनाइन ट्यूमर है।
तो ट्यूमर उस तरह के सेल्स होते हैं जो आमतौर पर किसी एक सॉलिड मास, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में लोकलाइज्ड हो जाते हैं। उसे हम कहते हैं कि जनाब ये ट्यूमर है, यानी कि वो स्प्रेडेड नहीं होते, डिसेमिनेटेड नहीं होते, रादर दे आर सॉलिड मास एंड दे आर पर्टिकुलरली लोकेटेड एट पर्टिकुलर एरिया। जैसे मैं कहूँ कि लंग ट्यूमर है, तो लंग के अंदर एक ट्यूमर बन जाता है, या एड्रीनल ग्लैंड के अंदर कुछ सेल्स जो हैं उनका ट्यूमर बन जाता है, या ब्रेन में ट्यूमर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, बिनाइन का मतलब होता है कि वो नॉन कैंसरस हैं, ठीक है, वो सिर्फ लोकली ग्रो करते हैं, लेकिन वो इन्वेजन या मेटास्टेसिस पर नहीं जाएंगे, इन्वेड भी नहीं करते और मेटास्टेसिस भी नहीं करते। लेकिन अगर हम कहें कि वो ट्यूमर मेलिग्नेंट है, तो फिर वो इन्वेड भी करेगा। इन्वेडिंग का मतलब कि वो पेनिट्रेट कर जाएगा जो उसके नेबरिंग टिश्यूज़ हैं उनमें, ब्लड वेसल्स में भी जाएगा, और उसके ज़रिए जो डिफरेंट साइट्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वहाँ चला जाएगा, जिसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं। So there is a difference between the benign tumor as well as the malignant tumor, और ये डिफरेंस तुम लोगों ने याद रखना है, ठीक है। अच्छा जी, मेलिग्नेंट ट्यूमर, वही जो मैंने अभी बात की कि क्यों डेंजरस होता है। इसलिए डेंजरस होता है कि मेलानोमा सेल्स जो होते हैं ये ट्रेवल करते हैं थ्रू ब्लड स्ट्रीम, ये लिवर में जाके प्रॉब्लम कर सकते हैं, और ये इनिशियल ट्यूमर है जिसे आप मेलानोमा कह रहे हैं। ये स्प्रेड हो सकता है, आप देखिए ग्रीन डॉट्स में दिखाया हुआ है, इवन ब्रेन में जा सकता है। तो इसीलिए जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं इनमें इन्वेडिंग भी है, जो अभी मैंने पहले बताया, और इनके अंदर मेटास्टेसिस भी है। दैट इज़ वाई दे आर वेरी वेरी डेंजरस और वेरी वेरी रिस्की, ओके। ऑफ कोर्स ऑन्कोजीन्स की जो म्यूटेशन है दैट लीड्स टू कैंसर, नॉर्मल जीन्स रेगुलेट्स द सेल ग्रोथ, ठीक है। लेकिन अगर वो जीन्स में म्यूटेशन आ जाए ऑन्कोजीन्स में, तो फिर वो सेल ग्रोथ और डिवीजन को एक्सेलरेट कर देते हैं, जो मैंने आपको पीछे फिगर से भी दिखाया था। वो नॉर्मल सेल ग्रोथ को रेगुलेशन कभी भी नहीं करेंगे, रादर दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेलरेटेड सेल ग्रोथ एज वेल एज द इन्हांस्ड सेल डिवीजन, जो कि एक अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन का रीज़न बनती है, ठीक है। जनरली आप क्या कर सकते हैं, कैंसर से आप प्रिवेंट कर सकते हैं कैसे, कि आप जो रेडिएशंस हैं कार्सिनोजेनिक टाइप की उसको अवॉइड करें। इसके अलावा केमिकल से अपने आप को बचा कर रखें। ऐसे वायरसेस जो कि ऑन्कोजीन्स वायरसेस हैं, ऑन्कोजेनिक हैं, या बैक्टीरियाज हैं जो कैंसर वायरसेस भी आप उन्हें कह सकते हैं, उन सब से आपने अपने आप को इनहिबिटेड रखना है, प्रोटेक्टेड रखना है, प्रिवेंटेड रखना है, ठीक है। ये तो कैंसर का सारा बच्चों इंट्रोडक्शन था जो अभी तक मैंने आप लोगों को दिया है, ठीक है। जनरल ओवरव्यू था एक कैंसर का। और एंटी कैंसर ड्रग्स की अगर हम बात करें तो आप ब्रॉडर सेंस में उनको कैसे डिवाइड करेंगे। एक तो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हो गई। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स डेफिनेटली वो हैं जो कि सेल के लिए टॉक्सिक हैं, विच आर सेल किलिंग ड्रग्स ना, जो कि सेल्स को किल करेंगी। एक बड़ा ग्रुप तो ये बन गया जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे सबको, ठीक है। एक ग्रुप वो बन गया जो कि हार्मोनल जो लेवल्स हैं उनको अफेक्ट करते हैं, जो हार्मोन्स के थ्रू अफेक्ट कर रहे होते हैं। एक ग्रुप ये बन गया है जिसे हम हार्मोनल थेरेपी भी कह सकते हैं, ठीक है। एक ग्रुप हमारे पास वो बन गया जो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का, ठीक है। और एक वो हैं जो आपके बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को मॉडिफाई करते हैं, जिसमें आपके इंटरल्यूकिन और इंटरफेरॉन वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो 4 मेजर ग्रुप्स हैं उन पर आप अपने एंटी कैंसर एजेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ यहाँ पर रिपीट हो गया है, इसको यहाँ से निकाल दीजिए आप लोग। तो आपके 4 मेजर ग्रुप्स बने। कौन कौन से, ये देखिए, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो कि सेल किलिंग ड्रग्स हैं, जो हार्मोन लेवल्स पर अफेक्ट कर रही हैं, ख़ासतौर पर उन कैंसर्स में जैसे कि जो एड्रीनल ग्लैंड के कैंसर्स हैं, या ये ब्रेस्ट कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, वहाँ पर हार्मोनल इम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है, हार्मोन्स का रोल बहुत ज़्यादा है। आप हार्मोनल स्टिमुलस पर भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं, हार्मोन पर भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं, उनके एंटागोनिस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो कैटेगरी वो है जो आप हार्मोनल थेरेपी से यूज़ करते हैं। फिर इसी तरह से तीसरा ग्रुप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का, और
चौथा आपका बन जाएगा जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स के मॉडिफायर हैं। अब आप देखिए कि हम किस तरह से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अपनी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स की। ठीक है, मैं अभी हार्मोन्स पे नहीं जा रही हूँ, ना ही मैं दूसरे एजेंट्स के ऊपर जा रही हूँ। फ़िलहाल हम सिर्फ एंटी कैंसर एजेंट्स जो आपके साइटोटॉक्सिक एजेंट्स हैं हम उनकी बात करें। और ये फिगर मैंने यहाँ पर इसलिए डाली है, मुझे इंटरनेट से मिली थी और बहुत अच्छी पिक्चर थी, सो आई एडेड हेयर। इसको इसलिए मैंने यहाँ डाला है कि तुम लोगों को याद रखने में आसानी हो। तुम लोग इससे बहुत आसानी से क्लासिफिकेशन याद कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ट्रिपल ए, आप देख लीजिए यहाँ पर ये ट्रिपल ए यहाँ मेंशन किया हुआ है, फिर सी एम और फिर ये टी वी। तो ए से एक बन जाएगा आपका एंटी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, इसके अलावा एल्काइलेटिंग एजेंट्स और एंटीबायोटिक्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें भी आपने याद रखना है कि एंटी मेटाबोलाइट्स जो हैं आपके वो ATE8 पे ख़त्म होंगे प्यूरिन, और BINE पे ख़त्म होंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मीथोट्रेक्सेट है या 6-मरकेप्टोप्यूरिन, क्लैड्रीबीन, तो ये बीन पर ख़त्म हो रहे हैं सब। साइटेराबीन, कैप्साइटाबीन, जेमसाइटाबीन। ठीक है, और एल्काइलेटिंग एजेंट्स में आप ये याद रखिए कि आपके पास जो कुछ एजेंट्स हैं वो आप ये देखिए लैन और फैन से मेल्फैलन और बुसुल्फैन याद रख सकते हैं। सी से आप याद रख सकते हैं कि आपके पास साइक्लोफॉस्फामाइड है और क्लोरम्ब्यूसिल है, कार्मेस्टीन है, सिस्प्लेटिन है, कार्बोप्लेटिन है, ये आप इससे याद रख सकते हैं। और एंटीबायोटिक्स जो है वो माइसिन या बेसिन पे ख़त्म होंगी सारी की सारी, जैसे डेक्टिनोमाइसिन है, डॉक्सोरुबिसिन है। ठीक है, बिसिन, डोनोरुबिसिन है, और माइसिन पे ख़त्म हो रही है, माइटोमाइसिन है, ब्लियोमाइसिन है। ठीक, जबकि आपके पास ये जो प्लांट एल्कलॉइड्स होते हैं वो, या प्लांट सोर्स से जो आपके पास ड्रग्स हैं उनमें आपके पास टेक्सेन्स और विनका एल्कलॉइड मौजूद हैं। और इसको मैं ज़रा ऊपर करूँ फिगर को आपको आसानी से दिखाने के लिए, ये देखिए विनका एल्कलॉइड्स जो हैं वो सब विन 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 से स्टार्ट हो रहे हैं, विन क्रिस्टिन, विन ब्लास्टिन, वाइनोरल बीन। और टेक्सेन में टेक्सल टेक्सल आता है, ये पैक्ली टेक्सल, डोसी टेक्सल, दो इंपॉर्टेंट एजेंट है, याद रखें। और कैंपोथीसिन एनालॉग्स जो होते हैं ये टोपोटिकान और आयरिनोटिकैन है, तो टिकैन आ रहा है इनके एंड पर, और विनका में वी आ रहा है सबके एंड पर। ठीक है, इसी तरह से एम इंडिकेट कर रहे हैं आपके मिसेलेनियस एजेंट्स को, तो इनको आप अलग से याद कर लें, जैसे प्रोकार्बजीन है, इटोपोसाइड है, हाइड्रोक्सीयूरिया है, और आइमेटिनिब है। ये एजेंट्स, इस तरह से आपको ये क्लासिफिकेशन याद रखना बहुत ईजी होगी। ठीक है बच्चों, अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सेल किस तरीके से डिवाइड होते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने 4 फेजेस हमेशा याद रखने हैं। और वो 4 फेजेस अगर आप लोग यहाँ देखें तो एक है आपके पास G1 फेज़, एक है G2 फेज़, और इन दोनों के दरमियान में एक तरफ आपके पास M फेज़ आता है और एक तरफ आपके पास S फेज़ आ जाता है। ठीक है, जाहिर है कि जो आपका S फेज़ है, इस S से आप याद रखें सिंथेसिस, और M से आप याद रखें माइटोसिस। ठीक है, देखो जी, जब S फेज़ में सिंथेसिस हो रही है, और किसकी सिंथेसिस हो रही है, बेसिकली DNA की सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, अब आपने G1 याद रखना है। G1 कहते हैं गैप 1 को। गैप 1 वो है जो कि प्री DNA सिंथेसिस फेज़ है। सेल्स यहाँ पर गैप लेते हैं थोड़ा और फिर वो एंटर होते हैं एस फेज़ में, यानी DNA की सिंथेसिस उस फेज़ में करते हैं। इसी तरह से G2 आपका गैप 2 फेज़ है जो कि प्री माइटोसिस फेज़ है, और इसके बाद आपके जो सेल्स होते हैं वो माइटोसिस के फेज़ में जाते हैं, जिसको हम M फेज़ कहते हैं। और ये माइटोसिस के फेजेस भी आपको पता है कि इनमें आपके पास प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारे के सारे माइटोसिस के फेजेस होते हैं। और ये G0 से इस तरफ आपके सेल G0 फेज में जा सकते हैं। G0 फेज रेस्टिंग फेज को इंडिकेट करता है, यहाँ पर सेल कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है, मैं ड्राइंग को अब क्लियर कर रही हूँ, अब आप लोग देखें।
G1, G2, S, M और G0 फेज जो कि आपका रेस्टिंग फेज होता है। अब बच्चों कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कि इन स्पेसिफिक फेजेस के ऊपर काम करती हैं। फॉर एग्जांपल वो एक पर्टिकुलर एम फेज यानी जब सेल्स एम फेज में होंगे तो वो फिर एक्ट करेंगे, या आपके जो सेल्स हैं वो एस फेज में हैं, डीएनए सिंथेसाइज करने वाले फेज में हैं, तो आपकी ड्रग्स उस फेज पर एक्ट करेंगी। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी ड्रग्स जो हैं वो उन्हें हम कहेंगे सेल साइकिल स्पेसिफिक हैं, क्योंकि ये सेल साइकिल है यहाँ पर आपको जो इंडिकेट किया गया ना। लेकिन अब अगर वो सेल साइकिल के किसी एक फेज पर काम नहीं कर रहे और जनरली वो किसी भी फेज पर एक्ट कर सकती हैं या रेस्टिंग फेज पर भी टारगेट कर सकती हैं, तो हम कहते हैं कि वो ड्रग सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक है। और सेल साइकिल स्पेसिफिक वो ही जो कि एक पर्टिकुलर फेज के ऊपर सेल्स की किलिंग करेंगी, साइटोटॉक्सिक एक्शन देंगी। ठीक है, तो आपकी ड्रग्स ये देखिए, जितनी भी ड्रग्स हैं वो इन बेसिस पर आपकी डिवाइड होती हैं। फॉर एग्जांपल अब तुम लोगों ने ये याद रखना है कि जो सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स हैं, नॉन स्पेसिफिक जो है, सॉरी सबसे पहले मैं नॉन स्पेसिफिक बता रही हूँ, CCNA सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स जो होती हैं उनमें आपके पास अल्काइलेटिंग एजेंट्स और एंटीबायोटिक्स, प्लेटिनियम के कंपाउंड्स और जो आपके पास नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं वो शामिल हैं। ये सब के सब नॉन स्पेसिफिक हैं। जबकि सेल साइकिल स्पेसिफिक एजेंट्स जो हैं CCSA आपके पास, उनमें आपके पास वो एजेंट्स हैं जो कि अलग अलग फेजेस में काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे प्लांट एल्कोलॉइड हैं, ये माइटोसिस का जो फेज होता है इस पर काम करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर्स जो होते हैं ये एम फेज पर काम करते हैं। और इसी तरह से जो एस फेज को टारगेट कर रही हैं वो आपके पास एंटी मेटाबोलाइट्स हैं। और G1 फेज पर कुछ एक्ट कर सकती हैं और कुछ एजेंट्स होते हैं जो G2 यानी जो गैप 2 का जो फेज होता है उसको टारगेट कर सकते हैं। जैसा कि आपके पास डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं, ब्लियोमाइसिन वगैरह जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो वो इनके ऊपर टारगेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी ड्रग्स जो हैं वो इस तरह से सेल साइकिल स्पेसिफिक या सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक में क्लासीफाई होती हैं आपके जो एजेंट्स हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आई होप कि ये तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। हम लोग इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।